हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपने 6th क्लास की एनसीईआरटी साइंस का सेकंड चैप्टर जो था भोजन के घटक का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो तुम्हें उनका लिंक नीचे मिल जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, कंटिन्यूटी में, ताकि आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ आए। ओके, और बेटा ये बड़ी क्लासेस में भी आपको काम आते हैं, तो इनको अभी से ही करते हुए चलोगे तो ये आपके लिए साइंस जो है बहुत आसान हो जाएगी। ओके, तो चलिए आज हम पार्ट 3 करेंगे। और आज हम क्या जानेंगे, हमने अलग अलग पदार्थों के, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, इन सब का परीक्षण करके देखा था कि किसमें क्या होता है। ठीक है, आज हम क्या जानेंगे, आज हम जानेंगे विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं या क्यों आवश्यक हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि तुम दौड़ धूप करते हो, भागते हो, चलते हो, कोई काम करते हो, कुछ वजन उठाते हो, तो ये सब क्यों, कैसे कर पाते हो तुम? तुम्हारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा होती है, जो किससे आती है, कार्बोहाइड्रेट जिस भोजन के अंदर होता है उसको खाने से तुम्हारे शरीर में क्या आती है, ऊर्जा आती है, जिसके कारण तुम ये सारे कार्य कर पाते हो। ठीक है, जैसे अब तुम ये देखो, नवरात्रे होते हैं, नवरात्रों में तुम क्या करते हो, अन्न तो खाते ही नहीं हो। ठीक है, अन्न ना खाने से क्या होता है, तुम्हारे शरीर में इतनी सी भी एनर्जी नहीं होती। या फिर रोज़ा रखते हो तो उसमें भी तुम देखोगे, ठीक है, तो क्या होता है, तुम्हारे शरीर में एनर्जी नहीं होती, तुम कुछ काम भी नहीं कर पाते, तभी थक जाते हो। तो इससे पता चलता है जो कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन हम खाते थे डेली, वो हमें क्या देता था, ऊर्जा देता था, जिससे हम अपने सारे कार्य कर पाते थे। ठीक है, अब दूसरा है वसा। अब वसा से भी क्या मिलता है बेटा, ये भी वसा क्या है, भोजन का एक घटक है। कार्बोहाइड्रेट भी भोजन का एक घटक था। वसा क्या है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, पर वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि मान लो तुमने 1 kg कार्बोहाइड्रेट खाया और 1 kg क्या खाया, वसा खाई। ठीक है, वसा वाला पदार्थ खाया, और 1 kg तुमने क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट वाला पदार्थ खाया। ठीक है, तो तुम्हें एनर्जी किससे ज़्यादा मिलेगी, तो तुम्हें एनर्जी बेटा वसा वाले से ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, मतलब जो वसा होती है वो हमें अधिक क्या देती है, एनर्जी देती है, किसकी अपेक्षा, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो ये याद रखना है आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है जिस भोजन में, या फिर उसको हम ये कह देंगे कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, उसको हम किस तरीके का भोजन कह सकते हैं, ऊर्जा देने वाला। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जिस भोजन के अंदर होगा वो हमारे शरीर को क्या देगा, ऊर्जा देगा, अलग अलग कार्य करने के लिए। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन से वो ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और जिससे हम ऊर्जा ले सकते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमने आलू का तो परीक्षण नहीं किया था। आलू के अंदर होता है, गन्ने के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ये पपीते के अंदर भी होता है, तरबूज के अंदर भी, आम के, मक्का के, बाजरे, चावल, गेहूँ, ये सारे जितने भी ये अनाज होते हैं बेटा, इन सब के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो तुम्हें ये याद रखना है। ठीक है, जितने भी अनाज होते हैं, चाहे वो जौ, बाजरा, मक्का, गेहूँ, ये सब क्या हैं, अनाज की कैटेगरी में आते हैं, और इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू के अंदर भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू का ही क्या है, भाई या बहन लगा लो, शकरकंदी, उसके अंदर भी होता है। ठीक है, इस तरीके से तुम याद रख सकते हो। अब दूसरा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मूंगफली। ठीक है, क्या तो है, क्या होता है, 1 मिनट, वसा के स्रोत। ठीक है, यानी कि जो वसा के कुछ स्रोत हैं जो पौधों से मिलते हैं और कुछ जंतुओं से मिलते हैं। ठीक है, तो जो पौधों से मिलने वाले हैं बेटा वो कौन कौन से हैं, ये हो गए बादाम, काजू, ठीक है, तिल, मूंगफली, गिरी, ठीक है, और ये सोयाबीन। मतलब कितने, हर प्रकार का जो भी तेल होता है उन सब के अंदर क्या होता है, चिकनाई होती है, और चिकनाई का मतलब समझ लो उसके अंदर क्या है, वसा है। अब ऐसे ही मूंगफली, बादाम, जितने भी हमारे मेवे होते हैं बेटा, उन सब के अंदर भी क्या होता है, वसा होता है। तो ये याद करने की ट्रिक्स हैं, इस तरीके से तुम याद रख सकते हो उनको। ठीक है, अब जो पौधे जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो हमें क्या होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वो कौन कौन से, जिनके अंदर चिकनाई होती है और वसा होता है। तो देखो, दूध के अंदर भी चिकनाई होती है, मक्खन के अंदर भी, घी के अंदर भी, अंडे के अंदर भी, ठीक है, क्रीम के अंदर भी, मांस के और मछली, इन सब के अंदर क्या होती है, चिकनाई होती है। तो इसका मतलब इनके अंदर क्या होगा, वसा विद्यमान होगा। ठीक है, तो तुमसे ऐसे पूछ सकते हैं कि कोई भी जंतु से प्राप्त होने वाले वसा के स्रोत बताओ।
पौधों से प्राप्त होने वाले वसा के स्रोत बताओ, यानी कि वो क्या नाम है, पौधे बताओ जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है, वसा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये तुम्हें क्या दिखाए गए हैं, प्रोटीन के कुछ स्रोत। ठीक है, पौधों से जो मिलती है और जंतुओं से कहाँ से हमें प्रोटीन मिल सकता है। तो देखो पौधों से जहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है वो होते हैं बेटा फलीदार पौधे। फलीदार में क्या आता है, मटर आ गई। ठीक है, तुम्हारी जितनी भी दालें हैं वो सब किसके अंदर आ गई बेटा, प्रोटीन मिलता है इन सब से। चने हो गए, मूंग हो गई, तुअर की दाल हो गई, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गई। ठीक है, मटर, हर तरीके की दाल, राजमा, चने और ये मटर वगैरह, ये सोयाबीन वगैरह। ठीक है, इन सब से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, और ये हमें पौधों से मिलती है। अब जंतुओं से मिलने वाले प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से बेटा, दूध से भी प्रोटीन मिलता है, अंडे से भी मिलता है और पनीर से भी, ये हमें जंतुओं से मिलती हैं चीज़ें। मछली से भी प्रोटीन मिलता है और मांस से भी प्रोटीन मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की किस लिए काम आता है बेटा। देखो कार्बोहाइड्रेट तो हमें क्या दे रहा था, ऊर्जा दे रहा था। ठीक है, और वसा भी क्या दे रहा था, ऊर्जा दे रहा था। अब प्रोटीन जो है वो क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। शरीर की वृद्धि, जैसे तुम छोटे हो, बड़े होते हो तो तुम्हारे शरीर में कौन कार्य कर रहा होता है जिससे तुम बड़े हो पाते हो, प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन युक्त भोजन को हम क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में क्या करता है, वृद्धि करता है, तो इसलिए इस भोजन को क्या नाम दे दिया गया, शरीर वर्धक भोजन। ठीक है, और ऊर्जा देने वाले को क्या बोला था, ऊर्जा देने वाला भोजन, जो कि हमें किससे मिल रहा था, वसा और कार्बोहाइड्रेट से। विटामिन क्या होते हैं बेटा, ये भी एक घटक है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, विटामिन जो घटक है वो क्या करता है, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। अब देखो कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इसमें तुम सब बच्चों को क्या बोला जाता है कि अधिक से अधिक फल खाओ, और वो भी कौन से, खट्टे फल, जैसे कि संतरा हो गया, ये मौसमी हो गया। इनके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, वो भी सी विटामिन, जो हमें क्या करता है, रोगों से लड़ने में सहायता करता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है विटामिन वाले फल फ्रूट खाने चाहिए, और वो भी खट्टे विटामिन वाले। ठीक है, देखो विटामिन हमारी आँखों को, हड्डियों को, दांतों को और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। तो कुल मिलाकर ये देखो बेटा, जो विटामिन होता है ये हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। ठीक है, क्या करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। अब विटामिन क्या है बेटा, कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, जैसे टॉफ़ियाँ होती हैं अलग अलग प्रकार की होती हैं, सब्जियां होती है अलग अलग प्रकार की होती हैं, ऐसे ही विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अपनी एक क्लास में तुम देखोगे अलग अलग बच्चे होते हैं, पढ़ते सारे 7th में हैं लेकिन क्या हैं, या 6th में पढ़ते हैं, लेकिन उनके नाम तो सबके क्या हैं, अलग अलग है ना। तो इनमें से कुछ को हम विटामिन ए बोलते हैं, विटामिन बी बोलते हैं, कुछ को विटामिन सी, कुछ को विटामिन डी, और कुछ को विटामिन ई, और कुछ को विटामिन के। ठीक है, तो कौन कौन से नाम से जानते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, डी के बाद ई, एफ नहीं है, ठीक है ना, जी है ना एच है, सीधा क्या है, के है। ये याद रखना, ए बी सी डी ई और फिर के विटामिन होता है। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के विटामिन हैं जो हम खाते हैं। अब विटामिन के एक समूह को क्या बोलते हैं, जो विटामिन होता है बेटा, विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो विटामिन बी होता है ना, हमने क्या कहा, विटामिन है। ठीक है, अब विटामिन के क्या हैं, अलग अलग प्रकार हैं। अब जो ए था, कोई बी था, कोई सी था, कोई डी था, कोई ई था। अब जो बी विटामिन है इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं, तो उस पूरे के पूरे को हम क्या कह देते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बस ऐसे याद रख लो नाम। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, और वो भी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। देखो हमारी आँखों को कौन स्वस्थ रखता है, विटामिन ए। तो इसलिए आपको वो पदार्थ या वो फल खाने चाहिए जिनमें विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसा कि अब कोविड चला हुआ है, उसमें ऑनलाइन क्लासेज हो रही है, तुम्हारी आँखों पर जोर पड़ रहा है बेटा, तो तुम्हें कौन से फल खाने चाहिए जिनके अंदर क्या होगा, विटामिन ए होगा विद्यमान। ठीक है, तो विटामिन ए किसके अंदर होगा बेटा, हम वो पढ़ते हैं सबसे पहले। तो विटामिन ए के कुछ स्रोत, ये हमें बेटा पपीते से भी मिलता है। याद रखना, अगर कोई बच्चे नहीं खाते हो तो अपना खाना शुरू कर दो ताकि आपकी आंखें खराब ना हो। ठीक है, गाजर से मिलता है, आम से मिलता है, मछली के तेल से मिलता है और दूध से मिलता है। ठीक है, किस किस से मिलता है, पपीते से, गाजर से, आम से और मछली और दूध के
मछली के तेल से और दूध से। ठीक है, तो आप सबसे आसान कौन सा है जो आपको उपलब्ध हो जाएगा? दूध और गाजर, आम, ठीक है, और पपीता, ये चारों चीज़ें आसानी से उपलब्ध है बेटा और आप इसको खा सकते हो। और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो मछली भी खा सकता है। ठीक है, अब बात आती है विटामिन बी की। ठीक है, तो विटामिन बी को हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं विटामिन सी। बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। जो विटामिन सी है वो रोगों से लड़ने में, ये हमारी आँखों को स्वस्थ रख रहा था। लेकिन जो विटामिन सी है वो खट्टा होता है, तो वो क्या करता है? रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। इसीलिए बोला जाता था संतरे, मौसमी, इस तरीके के खट्टे पदार्थ खाने चाहिए इस बीमारी से लड़ने के लिए। ठीक है, तो देखो विटामिन सी किस में पाया जाता है बेटा? खट्टे पदार्थ जो भी होंगे, जैसे आंवला कितना खट्टा होता है, नींबू, ठीक है, और अमरूद के अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, टमाटर हो गया उसके अंदर, संतरा हो गया उसके अंदर, मिर्च हो गया, मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो दो चीज़ें ऐसी है जो खट्टी तो नहीं है पर उनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। कौन कौन सी हो गई? अमरूद और मिर्च। ठीक है, उसके बाद क्या है? विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो विटामिन डी है हमारी अस्थियों मतलब हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। क्या करता है? विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए क्या करता है? कैल्शियम का उपयोग करता है। ठीक है, और हमारे शरीर को क्या करता है? कुल मिलाकर जो हम दूध पीते हैं, दूध के अंदर क्या होता है बेटा? कैल्शियम होता है। लेकिन वो कैल्शियम हमारे शरीर में यूज जब ही होता है जब क्या हो? हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी उपलब्ध हो, जो कि हमें किससे प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन डी हमें किससे मिलता है? सूर्य से। तो विभिन्न प्रकार के भरपूर भोजन हमें अलग अलग इनमें दिए गए हैं डायग्राम्स में, हम यहाँ से देख के उनको पहचान सकते हैं। अब देखो विटामिन डी हमें किससे मिलता है बेटा? मछली से, ठीक है, अंडों से और मांस से, मक्खन से और दूध से। तो विटामिन डी हमें ग्रहण करना है तो हम क्या करेंगे? इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और सभी विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो हमें सभी वो चीज़ें खानी चाहिए जिसमें ये सारे विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए आप सभी को पढ़ाया जाता है बेटा ये। अब नेक्स्ट देखो, अब तो हमने विटामिन की बात की, अब हम बात करते हैं खनिज लवण की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? खनिज लवणों की। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। अब देखो सूर्य के प्रकाश से भी हम विटामिन डी ले सकते हैं, वो तो ऊपर स्रोत से कुछ खाकर ले सकते हैं, लेकिन अगर तुम धूप में खड़े होगे तो उससे भी तुम्हें क्या मिलेगा? विटामिन डी मिलेगा। लेकिन बेटा क्या हो? तुम्हारे शरीर पर कुछ भी ऐसे वस्त्र नहीं होंगे तभी मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन ये भी कब मिलेगा? सुबह और शाम का जब सूर्य होता है उसमें बहुत ही कम क्या होती है? किरणें निकल रही होती है लाल लाल रंग की, उनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। ऐसा नहीं है कि दोपहर में 2 बजे तुम खड़े हो जाओ धूप में कि विटामिन डी मिलेगा, तो उससे विटामिन डी नहीं मिलेगा बल्कि तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी। तो तुम्हें सुबह शाम के जो सूर्य होता है उसकी धूप लेनी चाहिए, जिससे क्या होता है? तुम्हारे शरीर को विटामिन डी मिल सके। और बहुत ज़रूरी है बेटा हड्डियों के लिए। विटामिन डी क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है। जिसके विटामिन डी की कमी हो जाती है ना, उसकी हड्डियाँ जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी। अब देखो आजकल क्या इतनी भागदौड़ होती है और सब गर्मी से बचते हैं, तो इस वजह से अधिकतर लोगों में आजकल क्या होता है? विटामिन डी की कमी पाई जाती है। ठीक है, जिससे उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ओके, तो तुम्हें ऐसा नहीं करने देना है। अब बात करते हैं खनिज लवणों की। तो हमारे शरीर को खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है, बहुत ही कम मात्रा में। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के लिए कुछ स्रोत यहाँ 2.10 में दर्शाए गए हैं। ठीक है, ये रहे सारे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम आयोडीन। जो खनिज लवण है उसको कहाँ से ले सकते हैं? पालक से, ठीक है, और मछली से। देखो मछली से कितनी सारी चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं। तो तुम एक मछली खाते हो, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, उन्हें वसा भी मिल जाएगा, उन्हें प्रोटीन भी मिल जाएगा, ठीक है, उन्हें विटामिन भी मिलेंगे और उन्हें क्या मिलेगा? आयोडीन यानी खनिज लवण भी मिलेगा। 4 घटक जो है उन्हें एक ही पदार्थ से मिल जाएंगे। फिर दही से, ओके, और यहाँ पर ये केकड़ा है इससे। उसके बाद यहाँ पर क्या है? ये अदरक, ठीक है, अदरक से। तो इन सब चीज़ों से तुम्हें क्या मिलते हैं? ये आयोडीन मिलता है, जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। और तुम्हारे नमक से भी मिलता है। ठीक है, अब फॉस्फोरस जो है ये भी एक खनिज लवण है बेटा। ये हमें किस किस से मिलता है? केले से मिलता है।
दूध से मिलता है, गेहूं से मिलता है, चावल से मिलता है और मिर्च से मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब अगर खाते हो तो इसका मतलब आपके शरीर में फॉस्फोरस जा रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं लोहा, जो बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में। जो खून की कमी होती है वो लोहे की कमी होने के कारण होती है। अब सुनने में तो लगेगा कि लोहा थोड़ी खाते हम, लेकिन हमारे शरीर को भी कुछ मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में लोहे की आवश्यकता होती है। तो वो हमें किससे मिलता है बेटा? जो तुम ये पालक या सरसों का साग वगैरह खाते हो, इससे हमें लोहा जो उचित मात्रा में मिल जाता है। ठीक है, फिर और देखो, तुम स्कूल में होते हो बेटा तो तुम्हें आयरन की टैबलेट दी जाती है। ठीक है, आयरन वो लोहा ही होता है, तो आयरन की टैबलेट इसीलिए दी जाती है ताकि तुम्हारे अंदर खून की कमी ना हो सके। मांस से मिलता है बेटा, सेब से मिलता है और नाशपाती से मिलता है। तो तुम्हें लोहे की कमी अगर किसी में है, खून की कमी है, तो उसको क्या क्या खाना चाहिए? हरी सब्जी खानी चाहिए पत्तेदार। दूसरा, उसको नाशपाती और सेब खाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो मांस भी खा सकता है। अब बात करते हैं कैल्शियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैल्शियम हमें सिंपल सा है बेटा, अंडों से मिलता है और दूध से। कैल्शियम हमें किससे मिलता है? अंडों से और दूध से। केले से हमें क्या मिलता है बेटा? फॉस्फोरस मिलता है। ठीक है, अधिक मात्रा में। देखो, ये सारी चीज़ें मिलती हैं हर पदार्थ से थोड़ी थोड़ी, लेकिन अधिक पदार्थ से अधिक मात्रा में कोई एक ही चीज़ मिल पाती है। ठीक है, तो कुछ ही चीज़ें मिल पाती हैं, जैसे कि लोहा हमें अधिकतर हरी सब्जी में पाया जाता है और कैल्शियम जो है दूध में पाया जाता है अधिकतर। तो इस तरीके से हम जो चीज़ जिसमें अधिक पाई जाती है उसी से फेमस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ बेटा कि अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी देखा होगा, अब 2.2 के परीक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से अधिक हो सकती है। ठीक है, तो उदाहरण के चावल में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। यानी कि चावल के अंदर बेटा प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो अधिक मात्रा में होता है प्रोटीन, वसा, विटामिन सब की अपेक्षा उसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल जो है कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो चावल है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन, यानी कि उसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो उसे चावल खाने चाहिए। ठीक है, या किसी कोई थका थका रहता है, एनर्जी नहीं है, तो उसको ये चीज़ें खानी चाहिए। अब इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को क्या चाहिए? इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। हमने पांचों पढ़ लिए, प्रोटीन पढ़ लिया, वसा पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, विटामिन पढ़ लिए, खनिज लवण पढ़ लिए। अब बात करते हैं जल और आहारी रेशों की। ठीक है, जैसे तुम आम खाते हो, आम खाते हुए कुछ रुएदार रेशे तुम्हारे दांतों में फंस जाते हैं ना कई बार, तो वही होते आहारी रेशे जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, आहारी रेशे रुक्सांश के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, आहारी रेशों को क्या बोला जाता है? ये आहारी रेशे मतलब डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, और इनको किस नाम से भी जाना जाता है? रुक्सांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्सांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। मुख्य रूप से हमें जो ये रुक्सांश मिलते हैं, ये किससे मिलते हैं? जंतुओं से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती है उनसे नहीं मिलते बेटा। दूध हो गया, मछली हो गई, इनसे हमारे अंदर ये आहारी रेशे नहीं आ पाते। ये किससे मिलते हैं? जो पौधों से हम चीज़ें खा रहे हैं उनके अंदर अधिक मात्रा में क्या पाई जाते हैं? ये आहारी रेशे, और जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्या है? उपयोगी हैं और उचित है, हमारे शरीर को, हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि पौधों से प्राप्त वस्तुएं हमें अधिक से अधिक खानी चाहिए जंतुओं की बजाय। जंतुओं से प्राप्त वस्तुओं में अधिकतर क्या पाया जाता है बेटा? वसा, चिकनाई पाई जाती है, जो हमारे शरीर में क्या? मोटापे का कारण बनती है। ठीक है, इसलिए पौधों से प्राप्त वस्तुओं को अधिक से अधिक खाया करो। ठीक है, तो रुक्सांश के मुख्य स्रोत कौन कौन से हो गए? साबुत खाद्यान्न हो गए, मतलब कि अन्न वगैरह जो भी हो गए बेटा, उनको हमें छानना नहीं चाहिए। वो रुक्सांश को खाना चाहिए, उसे छानकर अलग नहीं करना चाहिए। दालों से मिलता, आलू से, ताजे फलों से, सब्जियों से। ठीक है, अब रुक्सांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान, अब देखो रुक्सांश हमें कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता जो हमारे शरीर में भाई किसी चीज़ की वृद्धि कर रहा हो या ऊर्जा दे रहा हो, ऐसा कोई काम नहीं करता। बस वो क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जो हमने खाया है उसको पचाने में मदद करता है। ये याद रखो, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि रुक्सांश क्या करता है? जो हम खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है, और बाकी उसका कुछ काम नहीं है हमारे शरीर में। ठीक है, फिर भी यह क्या करता है? फिर भी हमारे शरीर के भोजन का एक आवश्यक
अंग है, ठीक है। क्या है ये? अवयव घटक है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं, ठीक है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में भी मदद करता है और ये क्या करता है? जो भोजन हमारे शरीर में नहीं पच पाया उसको शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट है हमारा जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में मदद करता है। अब देखो क्या है, हमने क्या कहा, हमने इतने सारे भोजन पढ़ लिए, किसी में कुछ है किसी में कुछ है। अब ये सारी चीज़ें हमने खा ली, ठीक है, और हमने रुक्षांश भी खा लिए, तो वो अपशिष्ट पदार्थों को भी निकालेंगे। लेकिन जो हमने खाया उससे जो हमें पोषक तत्व प्राप्त होंगे वो एक जूस के रूप में हमारे शरीर में क्या होता है? इकट्ठा। जैसे तुम मौसमी का जूस निकालते हो ना बेटा, तो उससे क्या होता है? जूस बाहर निकल आता है। तो वो जो जूस है, ठीक है, तो उस जूस का अवशोषण करने के लिए हमारे शरीर में क्या होना चाहिए? पानी, ठीक है। क्या होना चाहिए? पानी। तो जल क्या करता है? भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की मदद करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है, ठीक है। क्या करता है जल? जो मूत्र होता है यानी कि अपशिष्ट पदार्थ हैं और पसीना, इनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह उन वस्तुओं से प्राप्त हो जाता है जिनमें हम द्रव रूप में लेते हैं। देखो, अब हमारे शरीर को जितनी जल की आवश्यकता होती है वो हम खाली जल से तो पूरी नहीं करते, लेकिन हम कई बार सब्जी ऐसी खाते हैं जैसे कि पानी वाली, ठीक है, तरी वाली, तो उससे हमारी जल की पूर्ति हो जाती है। जूस पीते हैं, उससे हमारे जल की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। जैसे कि जल, दूध और चाय आदि से हमारी क्या होती है? पूर्ति हो जाती है, दूध से भी। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का उपयोग करते हैं, तो वहाँ से भी हमारे शरीर के लिए जल की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें क्रियाकलाप 3 दिया गया है, जिसमें एक टमाटर और नींबू जैसा कोई फल लिया, उसके छोटे छोटे हिस्से में काट लिया। क्यों ऐसा करते समय आपके हाथ गीले हुए? अब आपने ये दोनों काटे तो आपके हाथ गीले हो जाते हैं बेटा जब आप नींबू और टमाटर को काटते हो। तो जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें कि क्या ऐसा करते समय आपको ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिनमें पानी की मात्रा नहीं होती। तो तुम देखो बेटा, कुछ ऐसे भी होते जिनके अंदर क्या होते? पानी की मात्रा नहीं होती, ठीक है, या अधिक नहीं होती। आलू है, उससे टपकता नहीं है पानी, लेकिन टमाटर से, नींबू से रस टपकता है, तो उसमें पानी की मात्रा क्या है? अधिक है। हम देखते हैं कई खाद्य पदार्थों में जल होता है और कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ पकाते समय उसमें क्या करते हैं? जल डाल दिया जाता है, तो जिससे वो, अगर उसमें जल नहीं है तो वो वैसे पूर्ति हो जाती है, ठीक है। तो हमने आज इतना पढ़ा बेटा कि सारे घटक जो भी थे वो किन किन पदार्थों से मिलते हैं और क्या क्या उनके हमारे शरीर के अंदर आवश्यकता होती है और हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। अब जो संतुलित आहार है वो हम क्या करेंगे? अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम इतना ही जानेंगे, पार्ट 4 के अंदर हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।